आगे चलते हैं फिर हम लोग वाइगोत्स्की पर। वाइगोत्स्की का पार्ट 2, शिक्षण अधिगम प्रतिमान टीचिंग लर्निंग मॉडल वाइगोत्स्की का। यहां पर हम लोगों ने एक नया चीज लेकर आ गए। क्या लेकर आया कि सर लर्निंग मॉडल में एक इंपॉर्टेंट है सामूहिक क्रियाविधियां, ग्रुप एक्टिविटीज, जहां पर बच्चे का कौन कौन से प्रकार का विकास होगा, कैसे सोशलाइजेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, कोलैबोरेशन। बच्चा यह सीखेगा समाज में कैसे कैसे प्रकार के लोग हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं। कोऑपरेशन, आपस में जिम्मेदारियां, लोगों को कोऑपरेट करेंगे, समझेंगे कि यार दोस्तों को जरूरत पड़ती है तो हमें उनका सहयोग करना पड़ता है, क्योंकि आने वाले समय में हमें भी उनकी जरूरत पड़ती है और एक दूसरे से यहीं पर हम लोग सीखते भी हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रकार की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। कोऑपरेशन जो है वो सहयोग है। एम्पैथी और कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन या सहयोग उसी को लिखो कोऑपरेशन कर दे। कोलैबोरेशन का मतलब ये है ना कि बोलते हैं कि वीडियो में कोलैबोरेशन क्या है, मतलब आपस में मिलकर किसी कार्य को करना ही कोलैबोरेशन होता है, सहयोग होता है। ग्रुप एक्टिविटीज है जहां पर आप बच्चों को बहुत सारे प्रकार की एक्टिविटीज देंगे, बच्चों को आप सिखाएंगे बहुत सारे, बोलते नहीं कि यार नैतिक विकास की कहानियां सुनाते हैं बच्चों को और समझाते हैं कि कैसे जो संगठन में शक्ति होती है उसकी बात करते हैं हम लोग, एकता की बात करते हैं, कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं हम लोग कि एक किसान था, उसके 5 बेटे थे, जब पांचों अलग थे तो बहुत समस्या हुई, लेकिन जब एक साथ आए तो उनके पिताजी ने उनको समझाने के लिए कैसे कैसे पैतरे अपनाए, ये सब हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे कहानियां को। वो क्या थी, ग्रुप एक्टिविटीज थी, जहां पर हम बच्चों को ये समझाते थे कि यार वो ग्रुप में कैसे करना है। वैसे ही हम लोग क्या करते थे, बच्चों को भी अलग अलग एक एक लकड़ी देते थे और लकड़ी देने के बाद हम उनको सिखाते हैं कि देखो यार हमेशा एक साथ रहने से मजबूती जो है वो कैसे आती है। तो यार सिखाना उनको मुझे वो नैतिक विकास का पार्ट था, परंतु मैंने उनको क्या किया, एक एक्टिविटी करा दिया। उस एक्टिविटी के जरिए मैंने समझाया कि कैसे वो जो एक्टिविटीज है वो काम जो है वो आसान हो गया। तो ये ग्रुप एक्टिविटीज है, बच्चे ने वहां से एक नैतिक विकास की कहानी को सीख लिया, अपने संज्ञान में ले लिया। उसके बाद सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी शिक्षण ग्रुप का एक अन्य सदस्य साथी फ्रेंड के रूप में रहेगा और सहकारी अधिगम को संपन्न करेगा। ऐसे शिक्षक को उसकी नाम देते हैं एमकेओ। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया सर सामने में, एमकेओ। एमकेओ इज मोर नॉलेजेबल अदर, मैंने नीचे लिखा भी है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, अब देखो ये सब चीज मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर कोई पूछे कि ग्रुप एक्टिविटीज को कौन से मनोवैज्ञानिक जो है ज्यादा जोर देते हैं, तो आपके दिमाग में ये सेकंड थॉट आना भी नहीं चाहिए कि ही इज नन अनदर देन लेव वाइगोत्स्की, द रशियन साइंटिस्ट। ठीक है, अगर कोई पूछे कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम पर जोर किसने दिया, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आंसर आ जाना चाहिए कि सर वो लेव वाइगोत्स्की है। मैं इसीलिए ही इन चीजों को इसमें ऐड किया हूं, क्योंकि यदि आप लोगों ने एक दो बार वीडियो को भी देखा हो ना, तो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आपके दिमाग में हिट कर जाए। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या कहा कि एक जो टीचर है वो जो है अधिज्ञानी व्यक्ति है, या ऐसा एमकेओ है, मोर नॉलेजेबल अदर है, वो सभी स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग में हेल्प कर रहा है। मतलब बच्चे आपस में सीख रहे हैं, लेकिन यदि कहीं पर कठिनाई महसूस हो रही है कि बच्चे आपस में नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उस टीचर की हेल्प ले सकते हैं और दैट टीचर विल डेफिनेटली हेल्प हिम और हर। मतलब वो बच्चा जो है वो अपने शिक्षक की मदद लिया और शिक्षक ने उनकी मदद किया, और वहां पर एक लर्निंग अधिगम का जो प्रक्रिया है वो पूर्ण तरीके से संपूर्ण हो गया। मोर नॉलेजेबल अदर कौन है, एमकेओ कौन है, अधिक संज्ञान वाला साथी मैंने लिख दिया, या अधिक ज्ञानी पुरुष वो कौन है। अभी यहां पर आप लोगों के सामने यदि ऐसा हो रहा है कि मैं बता रहा हूं आपको कुछ नया चीज पता चल रहा है जो आपने कभी नहीं जाना था, आपके मन में एक नया कॉन्सेप्ट बना, तो आपके लिए एमकेओ जो मैं बन गया। आपके पिताजी आपको बोलते हैं कि यार व्हाट्सएप में नया अपडेट आया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप बोलते हैं रुको मैं बताता हूं, आप उनको व्हाट्सएप का वो अपडेट सिखाते हैं। यहां पर एमकेओ आप बन गए। कैसे बन गए, क्योंकि आप उस क्षेत्र में उनसे ज्यादा अधिक ज्ञान, यानी अपने पिताजी से अधिक ज्ञान रख रहे हैं, तो आप एमकेओ बन गए। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि एमकेओ जो है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति या आदमी होगा, वो केवल टीचर होगा या केवल पेरेंट्स होंगे, कभी नहीं हो सकता। एमकेओ का मेरे संबंध से कोई लेना देना नहीं, मेरे एज से कोई संबंध लेना देना नहीं है। एमकेओ कोई छोटा भी हो सकता है। एमकेओ केवल और केवल उस व्यक्ति की ओर संदर्भित करता है जो आपसे उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अधिक ज्ञान रखता हो और उसने आपको उस चीज को सिखाया हो, वरना वो एमकेओ नहीं है। यहां तक कि किताबें, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी आदि भी एमकेओ की भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, मतलब समझ में आया कि सर एमकेओ जो है ना वो केवल और केवल एक बड़ा व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सकता, वो छोटा भी हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा वो व्यक्ति समूह में बालक से अधिक ज्ञान, मैंने कहा ना कि उस व्यक्ति की ओर संदर्भित करता है जो आपसे अधिक ज्ञान और कौशल रखता हो। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी सबसे मोस्ट थ्योरी के इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की में पढ़ने के लिए, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग, निजवाक, यदि आप इस चीजों को पढ़ लेंगे ना तो इसके बाद वाइगोत्स्की में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। देखो मैंने यहां पर बढ़िया गोला बनाया हुआ है यार, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा हुआ है हर एक चीज को कि ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है। सर ये वो क्षेत्र है जहां पर
कैन लर्न एंड डू इंडिपेंडेंटली, मतलब यहां पर बिना किसी के सहायता से वो काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये समझाता हूं। ये वाला जो क्षेत्र है ये मेरा कौन सा है, यहां पर मेरे को बिना किसी की सहायता के, मतलब ऐसा कुछ काम जिसको बच्चे को किसी भी चीज के लिए सहायता की जरूरत नहीं है। आप उसको बोलोगे ना कि यार तू एक काम कर, तू जा और तू दुकान से चॉकलेट को ले आ, तो बच्चा एकदम निश्चिंत तरीके से दुकान जाएगा, घर के बगल में दुकान है, दुकान जाएगा, चॉकलेट को ले आएगा। क्यों? क्योंकि उसको वो काम अच्छे से आता है, उसको वो दुकान का रास्ता अच्छे से आता है, उसको वहां तक जाना आता है। तो ऐसा कुछ काम है, कैन लर्न एंड डू इंडिपेंडेंटली, उसको वो अच्छे से सीख चुका है, अब उसको बिना आपकी मदद के कर सकता है, वो जा सकता है। सेकंड केस, अगर मैं उसको बोलूं कि काम कर, वो वाला जो, अब देखो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र से आगे बढ़ोगे तो ये ZPD आएगा, और उसके आगे बढ़ोगे तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वो किसी भी काम को भी नहीं सीखा है, वो किसी की मदद से उसको कर सकता है, अभी वो सीखा नहीं है, अभी वो उस काम को जानता नहीं है। कैसे कैसे बता रहा हूं। बगल के घर में जो दुकान था उसको तो वो जान रहा था, वहां पर वो चॉकलेट लेने चले जा रहा था। अब उस दिन वो दुकान बंद है, दुकान बंद है तो क्या पता चला कि यार पड़ोसी के मोहल्ले वाला दुकान जो है वो खुला है। अब आप बच्चे को बोलोगे कि काम कर, तू पड़ोसी के मोहल्ले चले जा, पहले दिन क्या वो जाएगा? कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर रहेगा, रास्ते में कुछ नहीं, मैं कभी देखा नहीं हूं, मैं कैसे जाऊं। आप उसको 2 से 3 बार आप उसको क्या करोगे, स्वयं लेकर जाओगे, चलना मैं चलता हूं, 2-3 बार एक आध मोड़ होगा, उस गली को बता दोगे ना, चौथी 5वीं बार में बच्चा जो है उन चीजों को समझ जाएगा, और अब उसको आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अगर बगल वाला दुकान यदि बंद भी होगा ना, तो चुपचाप अपना साइकिल उठाएगा और उसको रास्ता पता है, वहां जाएगा, चॉकलेट को खरीद कर ले आएगा। लेकिन ये कब हुआ? जब बीच में आपने 4-5 दिन आप उसको अपने साथ लेकर गए। तो यार एक दिन था जब वो बगल वाली दुकान में जा सकता था, लेकिन अब उसका टारगेट जो है बड़ा बन चुका है। क्या? कि मुझे पड़ोसी के दुकान, मतलब बगल मोहल्ले वाले के दुकान में जाना है। तब उसे क्या करना पड़ा? तब आपको बीच में ना कुछ दिन उसे ज्ञान देना पड़ा, नॉलेज इंपार्ट करना पड़ा। पड़ा कि नहीं? आपको उसको समझाना पड़ा कि यार चल मैं तेरे को 2-3 दिन रास्ता दिखाता हूं, मैं तेरे को रास्ता समझाता हूं। ठीक है, तो वो जो प्रक्रिया था जहां पर बच्चा अपने बगल वाले मोहल्ले, अपने बगल वाले दुकान में चले जा रहा था, लेकिन वो एक दिन था जहां पर वो उस क्षेत्र को, मतलब वो उस दुकान में जा ही नहीं पा रहा था जहां पर उसे क्या, जहां पर बगल पड़ोसी के मोहल्ले में दुकान था। बट वो बीच का दिन जो आपने काटा, जिसमें आपने उसको सिखाया, वही उसका ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जहां पर बच्चा किसी की सहायता से किसी काम को सीखता है। ठीक, यही मेरा जो सीखने वाला जो प्रोसेस है, जहां पर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो रहा है, उसी एरिया को, चाहे वो 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, चाहे वो कुछ मिनट्स का हो, वही उसका क्षेत्र है जहां पर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किसी भी चीज को सीखेगा। ठीक है, मैंने इसको अलग से डायग्राम में बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आता है, बच्चे को दौड़ना आता है, अच्छे से दौड़ लेता, चल लेता है। आप उसको क्या किए, साइकिल दिए। ठीक है, ये बिना किसी की सहायता से वो क्या करता है, दौड़ लेता है, उसको ना पकड़ने की जरूरत नहीं है दौड़ने के लिए, वो भैया दौड़ लेता है। बच्चा बोलता है कि यार पापा मेरे को ना साइकिल सीखना है, यार मेरे को साइकिल सीखना है कैसे भी करके। अब देखो यहां पर उस बच्चे को जो क्रिया आती है वो दौड़ना है, ये उसके लिए सहज क्रिया है, वो उसको आता है। उसको जाना कहां है? उसको जाना इस क्षेत्र में है जहां पर वो एक दिन साइकिल को चला ले। ठीक है, जहां पर एक दिन ऐसा है कि वो साइकिल को चला ले। अब ये वो क्षेत्र है जहां पर उसे साइकिल चलाना नहीं आता, और हम चाहते हैं कि वो वहां चले जाए जहां उसे साइकिल चलाना आता है। बीच का वो प्रोसेस जहां पर 3-4 दिन आप उस बच्चे का, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता आप बच्चे का पीछे पैडल को, पीछे साइकिल को पकड़ के आप बोलेंगे ले तू चला, पीछे खड़ा हूं मैं, फिर धीरे धीरे आप उसे छोड़ना चालू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे वो धीरे धीरे थोड़ा पैदल मारा, फिर थोड़ा गिरा, फिर थोड़ा गिरा। एक दिन ऐसा आएगा ना जहां पर वो दौड़ने के अलावा वो साइकिल भी चला ले रहा है, लेकिन उसको इस प्रोसेस में जाने के लिए कितने दिन लगे? बहुत दिन लगे सर, इस प्रोसेस में गुजरना पड़ा। मतलब इस जो प्रोसेस जहां पर वो सीखा, जहां पर आपने क्या किया, आप एक MKO बन के आपने उसका क्या किया, मदद किया, आपने उसकी हेल्प की। और यदि आप हेल्प नहीं करते तो क्या वो साइकिल चलाना सीख पाता? बिल्कुल नहीं सीख पाता। आपने उसका मदद किया, आप वहां पर क्या बन गए, उसके MKO बन गए, मोर नॉलेजेबल अदर। यदि आपको ही साइकिल चलाना नहीं आता तो आप उसको कैसे सिखाओगे? यदि आपको ही ठीक से पकड़ना नहीं आता, आपको ही बैलेंस करना नहीं आता, तो बच्चे को कैसे सिखाओगे यार?
आपको पता है कि साइकिल को किस तरीके से सिखाया जाता है, तभी तो आपने सिखाया है, क्योंकि आपको उसको चलाना भी आता है। तो आप उसके लिए क्या बन गए? आप उसके लिए एमकेओ बन गए। सेम ये बाइक के लिए भी हो सकता है कि उसको साइकिल चलाना आता है, उसको बाइक चलाना आता है। अब इसी क्षेत्र में अगर यहां पर मैं कर दूं कि यहां पर साइकिल चलाना आता है इस वाले क्षेत्र में, और यहां पर बोल दूं उसको बाइक सीखना है, तो यार वो जो प्रोसेस जहां पर वो बाइक चलाना सीखेगा इस क्षेत्र में, वो उसका फिर से क्या बन जाएगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जहां पर वो किसी भी कार्य को सीखेगा वही उसका क्या बन जाएगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बन जाएगा। ठीक है, जहां पर वो किसी भी कार्य को सीखता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक अच्छा डेफिनेशन, आप मेरे को समझा दो कि आप अभी तक क्या डेफिनेशन इसे समझे। एग्जामिनेशन में यदि चलो मान ले बीएड का एग्जामिनेशन या डीएड का एग्जामिनेशन में पूछ दिया कि जेडपीडी को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या बोलोगे? तो देखो, ये वो प्रोसेस है जहां पर वो किसी के मदद से किसी चीज को करना चाहता है, और ये वो प्रोसेस जहां पर उसको एक निश्चित काम जो है वो करना आता है। ठीक है, और ये वो प्रोसेस जहां पर उसे एक नया काम सीखना है जो भी उसे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यार ये वाला जो चीज है, अब देखो इस बड़े वाले सर्कल में से अगर मैं इस छोटे वाले सर्कल को घटा दूंगा, अगर एक बड़ा बिस्किट ले लूंगा, उस बड़े बिस्किट में से अगर मैं बीच से उस बिस्किट को निकाल दूंगा, तो क्या केवल ऐसा डोनट जैसा हिस्सा दिखेगा? तो क्या केवल और केवल ये वाला जो हिस्सा है वो दिखेगा क्या? केवल है कि नहीं? ये वाला जो हिस्सा है, मतलब अगर मैं बाहर सभी को टुकड़े को तोड़ दूं तो ये वाला हिस्सा दिखेगा। अब मैंने कहा ना कि मैं इस चीज को तोड़ूंगा तब ये निकलेगा। तो मतलब जो मेरा जेडपीडी है वो क्या करता है? वो एक अंतर को बताता है, वो एक डिफरेंस को बताता है। कौन से अंतर को, कौन से डिफरेंस को बताता है? जहां पर एक बच्चा जो है किसी काम को स्वयं से कर सकता है, और जहां पर बच्चा जो है किसी काम को स्वयं से नहीं कर सकता है और वहां पर जाना चाहता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही मेरा क्या है? वही मेरा जेडपीडी है। वही डिफरेंस जहां पर वो किसी कार्य को बिना किसी की मदद से कर सकता है, और जहां पर उसे जाना है, जहां पर अभी उसने काम को सीखा नहीं है, उस बीच के अंतर को जहां पर वो सीख रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा? वही मेरा जेडपीडी है, वही मेरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया कि वर्तमान और संभावित क्षमता के बीच के एक अंतर को पाटता है। मैंने कहा ना डिफरेंस है। एक शिक्षार्थी आज सहायता में जो करता है, कल वो स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम होगा। साइकिल को आज पकड़ पकड़ के चला रहा है, कल वो बिंदास अकेले चला जाएगा। जेडपीडी शिक्षार्थियों के तत्काल भविष्य के विकास के मापदंडों को परिभाषित करता है। ये आपका जेडपीडी है। अच्छा, याद आया मैंने एक प्रोसेस कहा था कि यार यहां पर ना उसको किसी की मदद लगेगी, मतलब यहां पर उसको साइकिल चलाने के लिए उसको कोई हेल्प करेगा। याद है मैंने कहा था कि यार हेल्प करने वाला उसका फादर, उसका बड़ा भाई, जो भी होगा वो मेरा एमके होगा। उस व्यक्ति को गाड़ी चलाना आता है, साइकिल चलाना आता है, तो वो व्यक्ति उसका एमके है, मोर नॉलेजेबल अदर है, जिसको वो ज्ञान है। लेकिन वो जो प्रक्रिया, वो जो आप मदद कर रहे हो, उस मदद करने की प्रक्रिया को एक शब्द है जो आपको बोलना है, वो है स्कैफोल्डिंग। मतलब एमकेओ किसी निश्चित व्यक्ति को संदर्भित करता है, स्कैफोल्डिंग केवल मदद की प्रक्रिया को बोला जाता है। मतलब यदि मैं आपकी मदद कर रहा हूं यहां पर सीडीपी समझने को, तो मैं एमकेओ हूं, लेकिन मैं यदि पढ़ा रहा हूं तो मैं आपकी स्कैफोल्डिंग कर रहा हूं। आप डाउट अपना मुझे टेलीग्राम में मैसेज करते हो और मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। बताने वाला व्यक्ति अजय जो है वो एमकेओ है, बट जो मेरी प्रोसेस है जहां पर मैं आपके डाउट्स को क्लियर करता हूं टेलीग्राम पे, वो आपका स्कैफोल्डिंग है, वो आपका मदद की प्रक्रिया है, वो आपका स्कैफोल्डिंग है। और उसी को आपको पता नहीं होगा, उसी को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? सहायक संरचना, पहाड़, ढांचा, मचान। ये सभी शब्द से क्वेश्चन हिंदी मीडियम में पूछ देते हैं कि पहाड़ क्या होता है, ढांचा क्या होता है, मचान क्या होता है। सभी का एक अंग्रेजी में एक ही नाम है, स्कैफोल्डिंग या हेल्प। एमकेओ द्वारा दिया गया टेम्पररी सपोर्ट है। टेम्पररी सपोर्ट, परमानेंट सपोर्ट, परमानेंट मदद तो कुछ जीवन में आपके माँ बाप भी नहीं कर सकते, आपको ही पता है। टेम्पररी सपोर्ट जब तक कि व्यक्ति जो उस चीज को सीख ना ले, वही आपका क्या है? गाइडेंस हेल्पिंग स्ट्रक्चर, सहायक संरचनाओं को वाइगोत्स्की स्कैफोल्डिंग कहता है। वो उम्मीद कर रहा हूं ना कि ये वाइगोत्स्की वाला चैप्टर आपको मजा आया होगा। ठीक है, अब अगर वाइगोत्स्की समझ में आ गया है तो एक और व्यक्ति को देख लेते हैं यार, जो कि जेरोम ब्रूनर है। इसको मैं पहले ही कह रहा हूं कि केवल नाम को याद रखना, बहुत ज्यादा इस पर डिटेल कि सर जेरोम ब्रूनर के एडल्ट क्वेश्चन दीजिए, ऐसा वाला काम मत करना प्लीज, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी आए नहीं है। एक्सेप्ट कि जेरोम ब्रूनर कौन से मनोविज्ञान संप्रदाय के हैं, या जेरोम ब्रूनर का ये कई बार पूछते हैं कि पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, ये जो तीनों हैं ये कौन से संप्रदाय से आते हैं। अब कई बार ब्रूनर का नाम ही नहीं सुने रहोगे तो कहां समझ में आएगा। इसीलिए मैं जेरोम ब्रूनर का सीखने का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को समझाने की कोशिश करता हूं। जेरोम ब्रूनर का मानना था कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया के साथ सक्रिय अनुभव के माध्यम से ज्ञान और अर्थ का निर्माण करते हैं। निर्माणवादी लोग, रचनात्मक लोग यही ही चाहते थे, यही ही उनका कॉन्सेप्ट था कि बच्चे जो है या व्यक्ति जो है वो आपस में मतलब
अगल बगल के साथियों से, समाज से, संस्कृति से सीखे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के संस्कृति और भाषा की भूमिका पर जोर दिया, जो सर्पिल तरीके से होता है, जिसमें बच्चे की जटिलता और अमूर्तता के बढ़ते स्तर पर बुनियादी अवधारणाओं पर दोबारा गौर करते हैं। यानी कि बच्चे जो हैं, यहां पर ना एक शब्द आ गया अमूर्तता, पियाजे वाले चैप्टर में ना डेफिनेटली मैं आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझाऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे इन चीजों को। अमूर्तता का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जिसे आप अपने दिमाग में तत्काल नहीं सोच पा रहे हैं। अमूर्तता वो मूर्ता है। अमूर्तता का मतलब होगा जब आपको किसी भी चीज को याद करने के लिए एक निश्चित ठोस वस्तु को प्रतीक के तौर पर याद नहीं करना पड़ रहा है, वो आपका अमूर्तता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्टिज्म है। डिस्कवरी लर्निंग बाय ब्रूनर। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब क्या होता है पता है आपको? डिस्कवरी लर्निंग का मतलब होता है खोज के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा किसी चीज को सीखने की कोशिश। जहां पर अब बच्चा स्वयं से खोज के करेगा तो उससे कभी जीवन में नहीं भूलेगा और वैसी गलतियां दोबारा नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप देख रहे हो तो देखने की कोशिश करो कि यार वो किस दायरे से आया है। एक बार आप देख लोगे ना बुक खोल खोल के कि अच्छा ये यहां से क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आप उनके आंसर्स को लाइफ में कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि आपने स्वयं से डिस्कवरी की है, आपने स्वयं से लर्निंग की है। कैसे? तो इनको देखकर। यहां पर 3 मेरे को स्टेज देखने को मिले हैं, जिसको मैं EIS के नाम से याद कराता हूं सबको कि EI और S। EIS याद रखना है, EIS सिंपल है, ठीक है। पहला जो मेरा स्टेज आएगा, मैंने कहा जेरोम ब्रूनर को याद रखना है, तो 3 स्टेज है EI और S। उम्र का इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं भी रखोगे चल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा मानते थे कि यार स्टेज जो है ना, मतलब स्टेज के खिलाफ थे कि यार वो पर्टिकुलर स्टेज में होगा। डेवलपमेंट जो है मानते थे कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो लोग भी स्टेज में मानते हैं ना वो आलोचना के पात्र होते हैं। हालांकि इनका भी आयु के हिसाब से इन्होंने 3 स्टेज दे दिया, तो इसीलिए आलोचना के पात्र ये भी हो गए थे। परंतु ये थोड़ा इस मामले में ठीक भी थे कि यार अगर एज डिफाइन नहीं भी होगा, अगर उस क्लस्टर में नहीं आ रहा होगा एज के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग है मेरा सक्रिय मोड, जिसे मैं ई के नाम से जानता हूं। ई का मतलब होता है इनएक्टिव एज, जहां पर बच्चा हर एक चीज को एक्शन के द्वारा सीखेगा। एक्शन के द्वारा सीखेगा इसका मतलब क्या? एकदम फाइटिंग वाइटिंग पिक्चर का एक्शन नहीं। हर एक चीज को देखो, बच्चा क्या कर रहा है, निश्चित प्रकार का एक्शन कर रहा है हर एक प्रकार को। मुख्य रूप से मोटर प्रतिक्रिया के रूप में संग्रहित होता है। मोटर प्रतिक्रिया इसका मतलब है, मोटर का मतलब यहां पर अंग्रेजी वाला मोटर है, MOTOR है, मोटर गाड़ी वाला नहीं है। यहां पर जो मोटर है यह इसका मतलब है गत्यात्मक पहलू, शारीरिक विकास का एक हिस्सा है ना मेरा, क्या गत्यात्मक पहलू, ये उसी की ओर बात कर रहा है, ठीक है। और इसी मोड का उपयोग जीवन के पहले वर्ष के भीतर किया जाता है। बच्चा जो है, देखना जब उसको रोना होगा ना तो वो केवल रोएगा नहीं, वो पूरा हाथ और पैर को मारेगा। देखो उसका जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, उसका जो विकास को दिखाने की जरिया है, उसको यदि भूख लगाए ना तो केवल मुंह नहीं खोलेगा, एकदम पूरा हाथ छटपटाने लगेगा। बच्चा 1 साल तक देखना पूरे अपने शरीर का उपयोग करता है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अपने मोटर एक्शन, मतलब एक्शन के हिसाब से वो इनएक्टिव स्टेज में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। उसे समझ में आ चुका है कि ये जो चीज मेरे सामने आया है वो मीठा है, मुझे फटाक से खाना है। वो एकदम हड़बड़ी करेगा, केवल मुंह नहीं खोलेगा। उसको पता है कि चम्मच वहीं तक आता है, वो दौड़ भी नहीं सकता, वो हिल भी नहीं सकता, फिर भी वो पूरा शरीर को हिलाकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगा, इवन गिर भी जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि यार वो इनएक्टिव स्टेज है, एक्शन बेस्ड लर्निंग है। एक्शन बेस्ड मतलब लर्निंग बोल रहा हूं, एक्शन बेस्ड कॉग्निशन डेवलपमेंट है, ठीक है। सेकंड आ गया मेरा आई वाला। आई जो है मेरा आइकॉनिक है। आइकॉनिक मतलब यहां छवियों के रूप में संग्रहित होती है, आमतौर पर दृश्य छवियों की तरह, दिमाग में चित्र की तरह सोच, अन्य मानसिक छवियों, आइकन जैसे श्रवण, गंध, स्पर्श के उपयोग पर आधारित है। कोई दिक्कत नहीं है। आइकन, आइकॉनिक का मतलब सभी जान रहे हो यार। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? आइकन को बोल रहा था इमेज स्टेज। इमेज स्टेज का मतलब यहां पर बच्चा जो है चित्र, फोटो के माध्यम से सीखना। 1 से 6 वर्ष में बच्चे जनरली कार्टून देखने की बहुत इच्छा हो जाता है। कार्टून देखना है, कार्टून देखना है दिन भर। आजकल तो मोबाइल टैबलेट में दिन भर बच्चे यही करना चाहते हैं, कार्टून देखना चाहते हैं। जैसा वो कार्टून में देखते हैं ना कि यार बच्चा जो है वो इन प्रकार से इन चीजों को खाता है। अगर उसने एप्पल को देख लिया कि भाई बच्चा जो है बहुत जबरदस्त चाकू से काट के खा रहा है, तो उसने क्या किया, चित्र और फोटो से इन चीजों को देखा। और वो भी जब घर में नहीं रहेगा, पता है मम्मी सामने में चाकू लेने में चिल्लाएगी, तो क्या करे, जब घर में कोई नहीं रहेगा ना, चाकू लेके वो भी उस एप्पल को काट के खाना ही सीखेगा। क्योंकि उसका जो इस एज में जो डेवलपमेंट होना है, संज्ञानात्मक विकास होना है, वो प्रतिष्ठित मोड यानी कि आइकॉनिक यानी कि चित्रात्मक तरीके से होना है। कैसे होना है? तो चित्रात्मक। और यहां पर तो आपको पता है एक्शन बेस्ड है। ये जो है ये मेरा क्रियात्मक, क्रियात्मक, चित्रात्मक। थर्ड जो है प्रतीकात्मक है, ठीक है। यहां पर प्रतीक मतलब क्या होता है? प्रतीक मतलब सिंबल्स। अब यहां पर हर एक चीज का वो निश्चित हर एक चीज का वो निश्चित क्या करेगा, वो सिंबल बना लेगा, ठीक है। और उस सिंबल्स के माध्यम से वो
सीखने की कोशिश करेगा। देखो, गणितीय प्रतीकों या अन्य प्रतीकों प्रणाली को के रूप में संग्रहित होती है। प्रतीकात्मक चरण में ज्ञान को मुख्य रूप से शब्दों, गणितीय प्रतीकों और अन्य प्रतीक प्रणालियों जैसे संगीत के रूप में संग्रहित किया जाता है। ये वो स्टेज है जहां पर बच्चे का एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त वाला जो हिस्सा है ना वो चालू हो जाता है। अब बच्चे को हर एक चीज के लिए एक जरूरी नहीं है कि बच्चे को एकदम ना ठोस, अगर मैं उसे कह रहा हूं गोला, तो गोला के लिए जरूरी नहीं है उसको गेंद याद करना पड़ेगा। अब गोला का मतलब उसके मन में ये सिंबल बन चुका है कि सर्कल एनीथिंग, ऐसा तो कुछ भी जो दिखता है वो मेरा सर्कल है, ऐसा कुछ भी चीज। इसके पहले स्टेज में ऐसा नहीं था। इसके पहले स्टेज में मैंने कहा ना कि वो चित्रात्मक था, उसको यदि मैं गेंद कह रहा हूं तो गेंद का चित्र ही याद आएगा। अब लेकिन प्रतीकात्मक हो चुका है, अब हर एक चीज का निश्चित सिंबल याद हो गया। अगर मैं उसे लाइन कह रहा हूं, इसके पहले वाले बच्चे को मैंने सिखाया था कि स्केल जो है वो एक लाइन है, तो जब बच्चे को मैं कह रहा हूं लाइन, तो इस वाले स्टेज में बच्चे को जो लाइन है ना वो स्केल दिख रहा है, लेकिन इस वाले स्टेज में अब वो केवल सिंबल, अब वो केवल लाइन को ऐसे देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिंबॉलिक स्टेज आ चुका है, अमूर्तीकरण के स्टेज में आ चुका है। और इसी के हिसाब से डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी दिया था, किसे दिया था? तो मेरा जेरोम ब्रूनर ने। का प्रस्ताव है कि शिक्षार्थी अपने स्वयं ज्ञान का निर्माण करे और कोडिंग प्रणाली का उपयोग करके जानकारी को व्यवस्थित और वर्गीकृत करके ऐसा करे। अब इन्होंने साफ कह दिया है कि बच्चा जो है डिस्कवरी लर्निंग करना है तो बच्चा जो है स्वयं से देखने की, सीखने की कोशिश करे हर एक चीज को, मतलब जाए कि यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या होता है। बच्चा जो है ना तर्क करे, वितर्क करे कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, हर एक चीज को देखने की कोशिश करे, तभी तो बच्चा जो है स्वयं से अपने ज्ञान की रचना को करेगा। अब उम्मीद कर रहा हूं कि सेशन में मजा आया होगा, और आने वाले सेशन में आपको पता है कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जीन पियाजे। यदि अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा।